हर हर महादेव। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जो पहली बार केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं उनकी यात्रा को आसान बना दूंगा, क्योंकि मैं कल ही बाबा केदारनाथ के दर्शन करके वापस लौटा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने सारे प्रश्न हैं, जैसे कि कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग है, कितना समय लगता है, कैसी कैसी परेशानियां आती हैं, कौन कौन सी तैयारी करने की ज़रूरत है और इस मार्ग में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। हमें केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए कितना चलना पड़ता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रैकिंग की शुरुआत होती है गौरी कुंड से, और गौरी कुंड से चलते हुए अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तो आप बेस कैंप में जाकर रुक सकते हैं। बेस कैंप में ही जाकर सारे यात्री रुकते हैं। तो गौरी कुंड से नंदी बेस कैंप तक जो डिस्टेंस है वो है 14.5 किलोमीटर्स, यानी 14.5 किलोमीटर। 14.5 किलोमीटर आपको बेस कैंप तक चलना पड़ता है। बेस कैंप के बाद मंदिर तक की जो दूरी है वो प्लेन स्ट्रेच मिलता है आपको, इसमें चढ़ाई नहीं है, और वो जो डिस्टेंस है वो है 1.5 किलोमीटर्स, यानी मात्र 1.5 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है ये बैठता है 16 किलोमीटर्स, यानी 16 किलोमीटर। तो आप समझ लीजिए कि आप गौरी कुंड से मंदिर तक 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हैं। सुबह सुबह चलना स्टार्ट कीजिए और आप 14.5 किलोमीटर को डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तो आप 2 किलोमीटर का एवरेज मानिए कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलेंगे, तो 14.5 या 16 किलोमीटर मान लेते हैं पूरा ही, तो आप 8 घंटे में पहुंच सकते हैं। ये तब हो सकता है जब आप कंटिन्यू चलते रहें, कहीं रुके नहीं। लेकिन केदारनाथ की यात्रा जब करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि हमें आराम से धीरे धीरे बैठते हुए, जलपान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी भी एक साथ 14 किलोमीटर चलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। 14.5 किलोमीटर यानी बेस कैंप तक। तो हम क्या करेंगे, हम रुकते हुए, बैठते हुए, पानी पीते हुए और नाश्ता खाना खाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर 2 किलोमीटर की गति से भी 1 घंटे में चलें, 8-9 घंटा लग सकता है आराम करते करते। मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर चले, फिर 10 मिनट बैठे, फिर 1 किलोमीटर चले, 10 मिनट बैठे, ऐसे। अगर आप 2 किलोमीटर प्रति घंटे का एवरेज लें और बैठते हुए चलते रहें, नाश्ता पानी करते हुए, पानी पीते हुए चलते रहें, तो आपको कम से कम 9-10 घंटा लग सकता है जब आप शारीरिक रूप से पूरी तरीके से फिट हैं तब। लेकिन आप और स्लो चलना चाहते हैं तो इस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। आप अगर सोचते हैं कि आप 1 घंटा में आप 1 ही किलोमीटर चलेंगे या 1.5 किलोमीटर चलेंगे, उसी हिसाब से 14.5 किलोमीटर को डिवाइड कर लीजिए, और बीच बीच में जो आप ब्रेक देने वाले हैं पानी पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, या नॉर्मल कहीं बैठ करके कुछ देर आराम करने के लिए, वो समय भी जुड़ जाएगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग अपना जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट कर दें, जिससे कि आप 12 से लेकर के 15 घंटे के बीच में आराम से इवनिंग में जाकर के, शाम को जाकर के, या अर्ली नाइट में 8-9 बजे तक आप आराम से बेस कैंप पहुंचकर अपने कैंप में रात्रि विश्राम कर सकें। ये रहा टोटल डिस्टेंस, 14.5 किलोमीटर बेस कैंप तक और 1.5 किलोमीटर वहां से। जब आप सुबह बेस कैंप में रुके हैं, सुबह आप नहा लीजिए, फ्रेश हो जाइए, और उसके बाद 1.5 किलोमीटर और पैदल चलने के बाद आप मंदिर में जाके बाबा के दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको दिन के हिसाब से भी बता दूं, पहले दिन से लेकर के आधी रात तक का समय लग सकता है। 1 दिन और आधी रात तक आप बेस कैंप पहुंच जाएंगे। फिर रात में आप बेस कैंप में रुकिए, अगले दिन आप बाबा के दर्शन कीजिए, उसके बाद दर्शनों के बाद आप आराम से बेस कैंप में फिर रुकिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, जो मेला लगा हुआ है उसे देखिए, फिर रात को बेस कैंप में रुकिए, और अगला जो पूरा आपका दिन है, पूरा दिन लगा करके आप वापस नीचे उतर जाइए। तो ये हमारा हो गया 2 दिन और 2 रात का समय।
इसके बाद हम आते हैं कि हम क्या क्या चीज़ इस पूरे ट्रैकिंग के दौरान देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको हिमालय की पहाड़ियों से प्यार है तो आप पर्वतराज हिमालय के बहुत शानदार दृश्य यहाँ देख सकते हैं। आप नदी जो मां मंदाकिनी है उसको देख सकते हैं, उसके आसपास चलते हुए उसकी ध्वनि को महसूस कर सकते हैं। आप झरना देख सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हुए तो आप कुछ ग्लेशियर्स भी देख सकते हैं। तो ये तो रहेगा आनंद। और फाइनली मंदिर में जाकर के आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूं, इस ट्रैकिंग के दौरान आपको परेशानी किन चीज़ों से हो सकती है। तो परेशानी वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊं, जो बास्केट वाले लोग हैं और जो पालकी वाले लोग हैं, इन लोगों से आपको भयंकर वाली परेशानी होगी। इसके अलावा कोई दूसरी परेशानी वहाँ है नहीं। मान लीजिए आप फिट हैं, आप ट्रैकिंग करके बाबा के दर्शन करने जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो पूरे रास्ते में सैकड़ों बास्केट वाले और सैकड़ों पालकी वाले आपको रोकेंगे, आपको परेशान करेंगे कि आप बास्केट ले लीजिए, आप पालकी में बैठ जाइए क्योंकि आगे रास्ता बहुत कठिन है, आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, आप नहीं पहुंच पाइएगा। इस तरीके से आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप उनके पास से जो उनकी सर्विसेज हैं बास्केट वाली और पालकी वाली वो ले लें। और जब तक आप नहीं लेंगे, हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में ये लोग आकर के आपको टोकते ही रहेंगे, क्योंकि पूरे रास्ते में ये लोग जगह जगह पर झुंड बना करके बैठे हुए होते हैं और आप जवाब देते देते परेशान हो जाइएगा। तो सबसे बड़ी परेशानी तो ये है। दूसरी परेशानी ये है कि गलती से भी आप इन पालकी वाले, इन बास्केट वाले लोगों से डिस्टेंस ना पूछें कि अब कितना और रह गया है। आप जब भी पूछेंगे ये ज़्यादा डिस्टेंस ही बताएंगे आपको, क्योंकि अगर ये आपको ज़्यादा डिस्टेंस बताएंगे आप घबरा जाएंगे, तो सोचेंगे कि ये पालकी में बैठ जाते हैं या फिर इनके पिट्ठू में बैठ जाते हैं तो हम पहुंच जाएंगे, ऐसा तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ऐसा आपको डिस्टेंस बताएंगे, आपको डराएंगे कि जो है रास्ता बहुत कठिन है, आप नहीं पहुंच पाइएगा, बहुत डरावना है, बहुत खड़ी चढ़ाई है, ऐसे करके आपको डराएंगे। तो सबसे बड़ी परेशानी ये पालकी और पिट्ठू वाले हैं। उसके बाद एक परेशानी होती है, जब आप ट्रैकिंग मार्ग पर चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं और दिन खत्म होते जा रहा है और सूरज डूबने वाला है, तो आपको सड़क के किनारे जो ट्रैकिंग वाला रास्ता है वहाँ मेला लगा हुआ है, वहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं और वहाँ पे जो दुकानदार लोग हैं उन्होंने दुकान के साथ साथ टेंट भी लगाया हुआ है। तो सभी चाहेंगे कि अब अंधेरा होने लगा है तो टेंट ले लो, टेंट ले लो, टेंट ले लो। तो टेंट ले लो वाले आपको तंग करना शुरू करेंगे, टेंट ले लीजिए। अब आपसे जब कोई दुकानदार बोलेगा टेंट ले लीजिए भाई साहब, तो आप पूछेंगे क्या प्राइस है, तो आपको प्राइस बताएंगे, तब आप लेंगे नहीं, क्योंकि आप तो सोच के आए हैं कि बेस कैंप में रुकेंगे जाके। तब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पूछ लेंगे और कितना रह गया। वो भी पालकी वाले और पिट्ठू वाले की तरह ही आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बताएंगे और आपको बताएंगे रास्ता बहुत कठिन है, नहीं पहुंच पाइएगा। मतलब किसी तरीके से चाहेंगे कि आप उनका टेंट ले लीजिए। अगर आपको नहीं लेना है तो आपको टेंट के बारे में कोई बात भी नहीं करनी, और अगर आपको पालकी और पिट्ठू नहीं लेना है तो आप इनके सवालों का कोई जवाब ना दें और चलते रहें, ईश्वर का नाम लेते हुए, जय भोले शंकर बोलते हुए आगे चलते रहें। अगर आप इनसे बात करने लग जाएंगे आपका टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम सारा चला जाएगा। और कितना जवाब देंगे, ये सैकड़ों हैं, उतना जवाब कोई दे नहीं सकता, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी परेशानी तो ये है। दूसरी एक परेशानी ये है कि आप कभी भी नदी, झरना या ग्लेशियर, इनके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, ग्लेशियर पे चढ़ जाते हैं, नदी के पास जाने की कोशिश करते हैं। ये सब काम बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, रिसेंटली जब मैं बाबा के दर्शन करने के लिए गया था तो उस समय खच्चर बैन था। मुझे नहीं पता कि जब आप जा रहे होंगे उस समय खच्चर चल रहे होंगे या नहीं। अगर खच्चर चल रहे होंगे तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये पालकी और पिट्ठू वाले होते हैं, ये इन लोगों ने पूरे रास्ते में कब्जा करके रखा हुआ होता है। रास्ते पे चलना इनकी वजह से काफ़ी मुश्किल होता है, पूरे रास्ते को घेर के यही चलते रहते हैं। जो पैदल, जो तीर्थ यात्री हैं, उनको चलना बड़ा मुश्किल पड़ता है।
अगर उसके बीच में खच्चर भी रहे तो आपको डरते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि वो तो जानवर है, उसे नहीं पता, वो उछल कूद करता है, दौड़ता है, तो आपको वो नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे समय में खच्चर नहीं था तो मुझे कोई परेशानी खच्चरों की वजह से नहीं हुई। अगर आपके समय में खच्चर हुए तो आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको तैयारी कौन कौन सी करनी पड़ती है। तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए 14.5 किलोमीटर का तो ट्रैक है जो मेन है। इसमें अगर आप बहुत सारा लगेज लेके जाएंगे तो आपको होगी परेशानी। तो इसलिए जो गर्म कपड़े, दस्ताने वगैरह हैं वो तो आप पहन लें फाइनल, कि भाई इतने गर्म कपड़े मुझे चाहिए, वो आप पहन लीजिए। उसके अलावा एक सेट कपड़ा आप एक्स्ट्रा रखिए, जिसको पहन करके आप मॉर्निंग में बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप रखिए अपने पास एक रेनकोट, और उसके साथ ही साथ आप रख लीजिए एक पानी पीने के लिए बोतल। एक बोतल रखिए जिसमें पानी भर लीजिए, और रास्ते में जहां पर भी आपको पानी मिले वो पानी उस बोतल में भरते चलिए। अगर आप खरीद के लेना चाहते हैं, काफ़ी कॉस्टली पानी मिलता है वहाँ पे, तो खरीद करके आप लेना चाहें वो आपकी मर्जी है। लगभग 80 रुपीज़ लीटर ऊपर पानी मिलता है, जो बिसलरी का पानी है, ब्रांडेड जो पानी मिलता है वहाँ वो 80 रुपीज़ लीटर है। कहीं कहीं पर गर्म पानी बेचने वाले होते हैं, जो सरकारी है, शायद उन्होंने कुछ उपकरण लगाया हुआ है वहाँ पे, तो वो पानी आपको 12 रुपये लीटर मिल सकता है। लेकिन वो बहुत जगह नहीं है, मैंने बहुत ध्यान दिया था तो मुझे 2 जगह वो मिले थे। हो सकता है कि कुछ और भी हो जो मेरी आंखों में नहीं पकड़ में आए, लेकिन 2 जगह मुझे मिल गए थे। एक तो बेस कैंप में मिले थे और एक जगह रास्ते में। तो 12 रुपये लीटर पानी आपको ऐसे भी मिल सकता है, लेकिन एक पानी की बोतल रखिए, पीते हुए चलिए। और जब भी आपको मौका लगे, कहीं पानी मिले, झरने का पानी मिल रहा होता है ना, ये पानी आप भर लीजिए अपने बोतल को पूरा। तो 1 लीटर तो पानी हो गया, एक सेट कपड़ा हो गया जो पहनने के लिए, जो बाबा को दर्शन के लिए जाएंगे, और आप ले लीजिए अपने लिए एक अच्छा सा रेनकोट। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेनकोट नहीं लेंगे तो वहाँ बारिश कभी भी हो सकती है। जब मैं चढ़ाई कर रहा था तो 3-4 बार तो चढ़ते समय और उतरते समय भी 2 बार मुझे बारिश का सामना करना पड़ा। और अगर रेनकोट नहीं हुआ तो परेशानी हो जाएगी। तो रेनकोट लेना है, एक सेट कपड़ा लेना है, और गर्म कपड़े जो चाहिए वो पहन लेना है पहले से ही। बैग में भर के एक्स्ट्रा नहीं लेना है, पहन लेना है आपको, ठीक है। कम से कम लगेज के साथ आप चढ़ेंगे तो आपको कम से कम परेशानी होगी। जो भी सामान है आपका, अगर आप अपनी गाड़ी से गए हैं तो सोनप्रयाग की पार्किंग में गाड़ी में ही अपना सारा सामान रख दें, या अगर आपने होटल वगैरह बुक किया हुआ है तो अपना सामान ट्रैकिंग में ना ले जाएं, होटल के रूम में सिक्योर्ड रख करके ही आगे बढ़ें। तो जो सामान मैंने बताया वो सामान रखना है। एक चीज़ और रख सकते हैं आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अपने पास रख सकते हैं, कि रास्ते में चलते हुए, हर वक्त तो दुकान से कोई चीज़ खरीद के खाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ पे बहुत कॉस्टली मिलता है। उस ट्रैकिंग वाले रोड पे बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट मिलता है। जैसे मैगी खाएंगे तो आप 60 रुपये से 80 रुपये पर प्लेट मिलता है वहाँ पर, ठीक है। आप अगर एक पराठा खाएंगे तो वो पराठा भी 60 रुपये से 80 रुपये का मिलता है। दाल चावल नॉर्मल खाएंगे तो 150 रुपये का मिलता है। पूरा जो लंच होता है दाल चावल रोटी सब्जी वाला, वो 250 रुपये का होता है ना। नॉर्मल आप एक कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो जो 20 रुपये का कोल्ड ड्रिंक नीचे मिलता है, तो आपको वहाँ पर वो कोल्ड ड्रिंक मिलेगा 50 रुपये का। तो खरीद के आप बार बार नहीं खाना चाहेंगे तो आप पानी की बोतल रखिए, कुछ 200-250 ग्राम ड्राई फ्रूट्स जो है ना, आप अपने पास पॉकेट में रख के चलें या बैग की जेब में रख के चलें, आपको बहुत सहारा इससे मिलेगा। तो ये तो था तैयारी क्या करनी चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, या ऊंचाई से संबंधित कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप सबसे पहले आपके जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह मशवरा कर लें। और अगर कोई दवाई साथ में ले जाना हो डॉक्टर के सलाह से, वो ज़रूर अपने साथ रख लें। और अगर डॉक्टर कह दें कि आप फिट नहीं हैं इस ट्रैकिंग के लिए, तो बिल्कुल ना जाएं। तो मैंने आपको बता दिया है कि इस मार्ग की परेशानी क्या है, कैसी कैसी तैयारी आपको करनी चाहिए, आपको कितना सामान लेकर जाना चाहिए, और आप इस मार्ग पे क्या क्या देख सकते हैं, और एक्चुअल ट्रैकिंग कितने किलोमीटर की है।
इस जानकारी के साथ मैं उम्मीद करता हूं आपकी यात्रा केदारनाथ धाम की मंगलमय और आसान रहने वाली है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।